Hey everyone, welcome to Cartography IES, a revolution in Indian education. My name is Gaurav and I will be dealing with international relations. International relations यूपीएससी के जीएस पेपर 2 से डील करता है और आज का हमारा टॉपिक है इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस। ओके, बांग्लादेश और इंडिया का रिलेशंस पढ़ने से पहले आपको बांग्लादेश के बारे में जानना होगा। रिसेंटली एक साल के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है और ये अपनी ग्रोथ को लेके न्यूज़ में रहा है। जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं उसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ बांग्लादेश ने लास्ट एक साल में इनकी जीडीपी बढ़ी है 8.1% के हिसाब से। इसके अलावा एनआरसी को लेके कुछ चीज़ें थी, असम को लेके और बांग्लादेश के बीच में डिस्प्यूट था जिसको लेके इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस में थोड़ी सी खटास मैं कहूँगा पैदा हुई है। तो वो सारी चीज़ें हम जानेंगे और जानेंगे हम इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस कितने डीप रूटेड हैं और क्या पीपल टू पीपल कांटेक्ट है हमारा इंडिया और बांग्लादेश के साथ। बिफोर वी स्टार्ट, एज वी ऑल नो, कार्टोग्राफी आईएएस एक मॉड्यूल पे काम कर रहा है जिसका नाम है यूपीएससी पंचमरत प्रोग्राम, जिसमें हम 5 इनोवेटिव मॉड्यूल्स को कलेक्ट करके एक पंचमरत बनाते हैं जिसमें OWC सीरीज हम कवर करते हैं, जिसमें ऑफिशियल वेबसाइट कवरेज की बात करते हैं। हम 200 से ज़्यादा ऑफिशियल वेबसाइट्स कवरेज करते हैं। बुक टू मैप सीरीज है इसमें अगली जो हमारी इनोवेटिव मॉड्यूल्स है। इसके अलावा हम एनसीईआरटी को पूरा माइंड मैप्स पे उतारते हैं। आपको एनसीईआरटी के गो थ्रू नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको कट करनी होती हैं। इसके अलावा आप देखोगे यूपीएससी का मेगा पॉइंटर जो हमारा प्रोग्राम है, इसके साथ साथ हम 1.5 साल की एक्सक्लूसिव करंट अफेयर इसमें कवर कराते हैं। इस पूरे मॉड्यूल्स को हमने मटेरियलिस्टिक फॉर्म में रखा है। ये आपको नोट्स के फॉर्म में हम प्रोवाइड कराते हैं और जिसके तहत हम 30 क्वेश्चंस की रिटर्न गारंटी देते हैं यूपीएससी में। अदरवाइज आपका जो पैसा है वो वापस कर दिया जाएगा। एज वेल एज हमारा यूपी पीसीएस को लेकर 60 डेज का क्रैश कोर्स चल रहा है। ओके, इसमें भी हम 90 क्वेश्चंस की रिटर्न गारंटी देते हैं। अदरवाइज आपका जो मनी है वो बैक कर दी जाएगी। ओके, सो अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबरों पे हमसे संपर्क कर सकते हैं और एज वेल एज इन मीडियम्स पे, इन जो सोशल मीडिया पे हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद न्यू लेसन कॉल्ड इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस। ओके, तो सबसे पहले मैप को देखेंगे कहाँ बांग्लादेश है। तो आप देखोगे ये इंडिया है हमारा प्यारा भारत। अगर हम ईस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे ये म्यांमार से हमारी बाउंड्री लगती है। इसके बाद आप देखोगे, ये देखो भूटान की बाउंड्री यहाँ पे लग रही है हमसे, ठीक है। इसके बाद आप थोड़े से आगे आओगे तो नेपाल की बाउंड्री लगती है और नेपाल से आप और भूटान के नीचे देखोगे तो ये आपको दिखेगा बांग्लादेश। ओके, इधर थोड़ा सा वेस्ट में हम जाएंगे तो वेस्ट में हमें दिखेगा पाकिस्तान और साउथ में हम जाएंगे तो साउथ में हमें दिखेगा श्रीलंका, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है बांग्लादेश इंडिया रिलेशंस और ये आपको दिख रहा होगा बे ऑफ बंगाल। ओके, ये बंगाल की खाड़ी है और बंगाल की खाड़ी के ऊपर आप देखोगे इंडिया जैसी शेप में ही ये जो कंट्री आपको दिख रही है ये बांग्लादेश है। ओके, सो अगर हम रिवर्स की बात करें तो ये हमारी गंगा जो नदी है, ये गंगा बह रही है और ये बांग्लादेश में जाके गिरती है। इसके साथ साथ आप देखोगे इधर से ब्रह्मपुत्र आ रही है और ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों मिल जाती हैं और दोनों मिलके बनती हैं पद्मा, ठीक है भाई। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों को जॉइंटली बांग्लादेश में पद्मा बोला जाता है। ओके, ऊपर से एक रिवर आती है जो हमारा डिस्प्यूट है बांग्लादेश के साथ, ये सिक्किम से आप देखोगे, इसको बोलते हैं तीस्ता रिवर और ये भी इसमें मिल जाती है, ठीक है। तो दिस रिवर इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको याद रखनी है, तीस्ता रिवर डिस्प्यूट। ओके, इसके अलावा आपको ये जो यहाँ पे दिख रहा होगा कोलकाता, कोलकाता में यहाँ पे पोर्ट है और इसको बोला जाता है फरक्का बैराज। तो इस फरक्का बैराज को लेकर भी हमारे डिस्प्यूट हैं बांग्लादेश के साथ, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे इंडिया की जो नेबर कंट्रीज हैं उसमें सबसे ज्यादा जो बाउंड्री है वो कौन सा किस देश के साथ हमारी लगती है, तो वो लगती है बांग्लादेश के साथ। 4096 किलोमीटर की हमारी जो बाउंड्री है, जो लैंड बाउंड्री है, वो इनके साथ शेयर होती है, ठीक है। वो कैसे होती है आप देखोगे कि यहाँ से जाके और ये जो बांग्लादेश है पूरा, ये इधर फिर नॉर्थ ईस्ट में सारे स्टेट्स को क्या करता है, कवर करता हुआ जाता है, ठीक है भाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए बांग्लादेश के साथ हमारे टाई अप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि मान लिया कि आपको इधर से लेके और मिजोरम जाना है, तो आप मिजोरम ऐसे ऐसे जाओगे आसाम होते हुए, फिर नीचे आप मणिपुर होते हुए फिर मिजोरम पहुंचोगे। अगर हमारे बांग्लादेश से अच्छे रिश्ते रहे तो हम सीधी एक रोड बना देंगे और हम पहुंच जाएंगे मिजोरम। तो इससे टाइम भी बचेगा और पैसा भी बचेगा। तो बांग्लादेश हमारे लिए बहुत अच्छा नेबर कंट्री है और आगे और भी अच्छा बन सकता है।
सो लेट्स स्टार्ट विद बांग्लादेश। सो बांग्लादेश के कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो मैंने लगा रखे हैं। शेख हसीना यहाँ की कौन है, तो ये आपको दिख रही होंगी, ये यहाँ की पीएम है, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर। और शेख हसीना टेक्स ओथ एज बांग्लादेश पीएम फॉर थर्ड कंजिक्यूटिव टर्म, ठीक है। सो इन्होंने 2008 देन 2014 और अभी रिसेंटली 2019, इन तीनों सालों में लगातार ये पीएम रही हैं। इसके अलावा ये 1996 में पहली बार पीएम बनी थी, तो ये वैसे चौथी बार पीएम बनी है। और क्रम वाइज अगर हम बात करें कंजिक्यूटिवली इन्होंने थर्ड टर्म है ये इनकी, ठीक है। सो अब इंडिया और बांग्लादेश के जो रिलेशंस है उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है CAA, ठीक है। ये बहुत दिनों तक न्यूज़ में था, आप सभी को पता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है और ये गवर्नमेंट ने पास कर दिया था, मोदी गवर्नमेंट ने। उसके बाद से लेके बांग्लादेश से हमारी चीज़ें थोड़ी सी बिगड़ी थी। आपको यहाँ पे ये न्यूज़ का आर्टिकल दिख रहा होगा, बांग्लादेशी फॉरेन मिनिस्टर AK अब्दुल मोमेन कैंसिल हिज ट्रिप एट अ टाइम ऑफ बोर्डिंग द एयरक्राफ्ट फॉर न्यू दिल्ली। ओके, सो इन्होंने ट्रिप्स भी कैंसिल कर दी थी। उसके अलावा आप देखोगे ये अगर इंडिया है तो इंडिया में यहाँ पे आसाम है और नीचे बांग्लादेश है। तो आसाम वाले लोग बोलते हैं कि बांग्लादेश से बहुत सारे लोग आसाम में आ गए हैं और अब यहाँ पे रहने लग गए हैं, तो इनको वापस बांग्लादेश भगा दो, ठीक है। तो 1971 के बाद से जो भी लोग यहाँ पे आए हैं तो उन सबको वापस भगा दिया जाए। तो इसको लेकर भी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में इश्यूज क्रिएट हुए हैं, ठीक है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मिराकुलस बांग्लादेश आउटशाइनिंग इंडियाज पाकिस्तान ऑन डेवलपमेंट इंडिकेटर। अब हम बांग्लादेश की बात करते हैं और बांग्लादेश ने पर्सनली बहुत इम्प्रूव किया है, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया है पूरे वर्ल्ड को, ठीक है। 1971 की आज़ादी के बाद आप देखोगे कि जो बांग्लादेश था उसमें बहुत ज़्यादा पॉवर्टी थी, गरीबी थी। इसके अलावा नेचुरल डिज़ास्टर इतने होते थे कि ये स्टेबल ही नहीं हो पाते थे। उसके अलावा आप रिसेंटली देखोगे माइग्रेंट्स का प्रॉब्लम है, चाहे फिर वो रोहिंग्या वाला हो या इंडिया से CAA केसू के लेके हो। इन सब के बावजूद बांग्लादेश ने अपने आप को एज अ डेवलपिंग नेशन कन्वर्ट करने की रेस में सबसे आगे है। और इसके साथ साथ साउथ एशियन जो कंट्रीज है उसमें सबसे ज्यादा GDP वाला, सबसे ज्यादा ग्रोथ वाला देश है। पिछले 10 सालों की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश ने कमेंडेबल काम किया, मिराकुलसली काम किया है। और इस चीज का श्रेय जाता है शेख हसीना को, एज वेल एज इनके यहाँ जो चीजें, जो भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं उसके इम्प्लीमेंटेशंस को लेकर भी चीजें जाती हैं। तो ठीक है, तो हमने अभी देखा ही था कि 2019 में 8.1% GDP की ग्रोथ से ये डेवलप हो रहे हैं। इंडिया की वहीं अगर हम बात करें 2019 की तो 6% के आसपास की GDP की ग्रोथ से बनी हुई है, ठीक है। सो पहले बांग्लादेश को पाकिस्तान का एक गरीब पूर्वी राज्य कहा जाता था और आज का बांग्लादेश आप देखोगे कि इंडिया को, पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ो, पाकिस्तान को तो ओवरपास कर दिया था बांग्लादेश ने 2006 में ग्रोथ में और बाकी और सी भी चीजों में। रिसेंटली अभी बांग्लादेश तैयार है इंडिया को टक्कर देने के लिए, चाहे फिर वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो, IT सेक्टर में भी बांग्लादेश के कदम काफी सराहनीय और काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, ठीक है। सो इनकी इतनी ज्यादा ग्रोथ का रीजन क्या है, तो पहली चीज तो ये है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है। इनका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ये सबसे ज्यादा ग्रो करता है। कहा जाता है कि वर्ल्ड में चाइना के बाद ये सेकंड लार्जेस्ट अपेयर्ड एक्सपोर्टर हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। सबसे ज्यादा जो चीजें हैं जिनके मैन्युफैक्चरिंग होती है वो बांग्लादेश में होती है। आप जितने भी ब्रांडेड शूज की बात करें या ब्रांडेड कपड़ों की बात करें, सारी चीजें मैन्युफैक्चर हो रही हैं कहाँ, बांग्लादेश में। आपने अगर इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो इकोनॉमिक्स के 3 सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के, और किसी भी इकोनॉमी के ये तीनों सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो सेकेंडरी जो सेक्टर होता है इसी में आता है मैन्युफैक्चरिंग चीजें, ठीक है। तो इंडिया के साथ प्रॉब्लम ये है कि इंडिया प्राइमरी से पुश कर गया टर्सरी पे, सर्विस सेक्टर पे, ठीक है। हमने अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ज्यादा ग्रो नहीं कर पाया। एज वेल एज कंपेरेटिवली अगर हम देखें तो बांग्लादेश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत ही बहुत ही रैपिडली ग्रो किया है। इवन दुनिया की सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हब जो कंट्रीज हैं उनमें वन ऑफ देम बांग्लादेश आता है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इनका काफी अच्छा है। रीजन ये है कि इनके यहाँ जो लेबर कॉस्ट है वो काफी लो है, ठीक है, लो लेबर कॉस्ट है। और लो लेबर कॉस्ट से होता क्या है, तुम्हारा जो प्राइस है, तो प्राइस का जो फैक्टर कॉस्ट बनता है वो काफी कम बनता है। और प्राइस जब आपका कम होगा किसी भी चीज का,
तो उससे आप क्या कर सकते हो, जो कंपटीशन है मार्केट में, उस कंपटीशन को आप बीट कर सकते हो। ठीक है, बांग्लादेश को क्या फायदा है कि लेबर, इनके यहाँ लो लेबरिंग के कारण बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यहाँ पे खोलती हैं, तो इनके यहाँ जो लोग हैं इनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, इनके जो लोग हैं वो काम करते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जब जनरेट होगा तो बांग्लादेश की क्या होगी, पॉवर्टी कम होगी, पॉवर्टी कम होगी तो पर कैपिटा इनकम जो है वो बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। कहा जाता है कि अगर इसी हिसाब से बांग्लादेश ग्रो करता रहा तो 2021 में पर कैपिटा इनकम में इंडिया को पीछे छोड़ देगा बांग्लादेश। ठीक है, सो पहली चीज है मैन्युफैक्चरिंग हब जो बांग्लादेश का। सेकंड चीज है फार्मास्यूटिकल हब। अभी रिसेंटली 5 साल के अंदर इन्होंने फार्मेसी के अंदर बहुत ही रैपिडली काम किया है और एक्सपेक्टेड है कि 2023 तक ये 5 बिलियन यूएस डॉलर की फार्मास्यूटिकली हब सेक्टर बन जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो इंपॉर्टेंट काम है वो है डिजिटल बांग्लादेश। 2009 में आप देखोगे, 2009 में डिजिटल बांग्लादेश करके एक कैंपेन चलाया गया था और हमारे यहाँ डिजिटल इंडिया आप देखो 2015 की बात है। तो डिजिटलीकरण को उन्होंने काफी ज्यादा बढ़ावा दिया है शेख हसीना की गवर्नमेंट ने। इसके अलावा वहाँ पे जो लोकल एनजीओज होते हैं, जिसमें से दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आप मेंस की आंसर राइटिंग में लिख सकते हो। एक तो ग्रामीण बैंक और इसके फाउंडर हैं मोहम्मद यूनुस, जिनको नोबेल पीस अवार्ड भी मिल चुका है। तो वो जो ग्रामीण बैंक है वो क्या करती है, वो स्किल डेवलपमेंट का काम करती है, इसके साथ साथ वो लोन प्रोवाइड कराते हैं एमएसएमई सेक्टर्स को, जो बहुत छोटे छोटे सेक्टर्स हैं। ठीक है, तो जिससे वहाँ का जो मैन्युफैक्चरिंग हब है वो और निखर के आता है, लोगों में स्किल को लेके काफी अवेयरनेस है, लोग काफी स्किल्ड हैं और अलग अलग सेक्टर पे काम करते हैं। ठीक है, बाकी आप रिसेंटली देखोगे 2 साल के अंदर जितनी भी रिपोर्ट्स हैं उसमें अगर इंडिया को पीछे छोड़ने की अगर मैं बात करूं तो चाहे फिर वो इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी वाली रिपोर्ट हो, या फिर वो आप देखोगे कि जो बाल मृत्यु दर होता है, इन सब चीजों में इंडिया को पीछे छोड़ चुका है बांग्लादेश। ओके, इसके साथ आप देखोगे कि अभी रिसेंटली 100 स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने की बात करी गई है शेख हसीना के द्वारा। ठीक है, 100 स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, SEZ। ठीक है, विशेष आर्थिक क्षेत्र। इसके अलावा जो FDI का जो क्षेत्र है इसमें अभी भी कमी है बांग्लादेश में, इसीलिए बांग्लादेश की शेख हसीना का कहना है कि हम FDI को 3 गुना, 3 टाइम्स बेटर कर देंगे अगले आने वाले 1 साल में। सो दिस इज ऑल अबाउट बांग्लादेश, कि बांग्लादेश कितनी जल्दी ग्रो कर रहा है, इनकी पॉलिसीज क्या है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इनका मेन मोटिव है। ठीक है भाई, और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे बांग्लादेश की संसद जो पार्लियामेंट है इसका क्या नाम है, ये कई एग्जाम्स में पूछी जाती है। ठीक है, अब इंडिया बांग्लादेश की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया एंड बांग्लादेश द टू नेशन शेयर कॉमन कॉलोनियल पास्ट। अब इसकी क्या बात है, हम दोनों के जो रिश्ते हैं वो बहुत ही मजबूत हैं, क्योंकि हम दोनों के ऊपर ही ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, ब्रिटिशर्स का राज था, अंग्रेजों का राज था। ठीक है, सो ब्रिटिशर्स का जब राज था तब हम एक ही थे, एक अखंड भारत था उस टाइम पे। ठीक है, और उस टाइम पे जो ईस्टर्न पार्ट था इसको बंगाल बोला जाता था, तो बांग्लादेश इनिशियली पूर्वी बंगाल था, और ये जो वेस्टर्न पार्ट है ये पाकिस्तान वाला, ये भी हमारा भारत ही होता था। तो हमारा जो पीपल टू पीपल कनेक्शन है वो बिल्कुल कॉमन कॉलोनियल पास्ट, हम एक ही ऐसा कह सकते हैं कि हम एक ही पिता के पुत्र हैं। ठीक है, इंडिया में ऐसे ही अलग किए हुए हैं, तो हमारे ये छोटे भाई हैं, चाहे फिर बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो। ठीक है, इसके बाद हेरिटेज की बात करें, वैल्यू ऑफ सेक्युलरिज्म की बात करें, डेमोक्रेसी की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, लिंग्विस्टिक की, कल्चरल टाइज की बात करें, तो हमारे बांग्लादेश के साथ बहुत ही अच्छे और बहुत ही पुराने रिश्ते हैं। ठीक है भाई, कल्चरल की बात करें तो 1905 में जब हम बंगाल विभाजन जब हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल लॉर्ड कर्जन के द्वारा, तो उस टाइम पे हमने हमारे जो उस टाइम के राष्ट्रीय कवि थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, उन्होंने एक गाना गाया था आमार सोनार बंगला। ठीक है भाई, और वो आज नेशनल एंथम भी है कहाँ का, बांग्लादेश का। तो ये हमारे कल्चरल टाइज को बताता है। लिंग्विस्टिक की हम बात करें तो बांग्लादेश में आज भी जो वेस्टर्न बांग्लादेश का पार्ट है वहाँ पे बंगाली लैंग्वेज बोली जाती है। इवन बंगाल का बहुत सारा पार्ट है वहाँ पे, ये बंगाली कल्चर आप देखोगे बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा आगे है। इसके अलावा आप देखोगे 1971 की जब वॉर हुई थी, उसके बाद जब हमने बांग्लादेश को एक अलग कंट्री बनाने में इसका सहयोग किया था, उसके बाद इन्होंने तुरंत भारत
कि जैसे ही डेमोक्रेसी को अपनाने का निर्णय लिया और एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन के आया। सेक्युलरिज्म की बात करें तो धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात करते हैं बांग्लादेश वाले। तो इन सारी चीज़ों को लेकर आप देखोगे भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा गूढ़ हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रगाढ़ है, काफ़ी ज़्यादा डीप रूटेड है। द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश इज anchored in history and lie on the principle of sovereignty, equality, trust, understanding, growth, vision of peace, stability that goes far beyond the strategic partnership। ठीक है, एक दूसरे की जो सोवरेनिटी है उसको हमें हर्ट नहीं करना है। ठीक है, जो भी इश्यूज हैं वो हमें बायलैटरल टॉक से सॉल्व कर लें। सोवरेनिटी के मतलब कि आप भी अपने इंटरनल मामलों को लेके स्वतंत्र हैं और भारत भी अपने इंटरनल मामले को लेके स्वतंत्र हैं। हम इक्वलिटी की बात करेंगे, चाहे फिर वो जेंडर गैप की बात हो या फिर हम पॉवर्टी की बात हो या फिर समानता की बात है, वो दोनों देशों में बराबर ही आएगी। एक दूसरे देशों के बीच में ट्रस्ट मेंटेन करके चलेंगे। ऐसा नहीं कि इंडिया और बांग्लादेश के रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब हो जाएं, आप प्रो चाइना हो जाओ, ऐसा नहीं है। बांग्लादेश आप देखोगे चाइना के साथ हालांकि थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस है, बट उसके बाद भी अगर बात करी जाए तो इंडिया काफ़ी क्लोज नेटिव है और इंडिया की बातें बांग्लादेश बहुत सीरियस चीज़ों को लेके कंसर्न भी रहता है। कोविड-19 का अभी टाइम था तो हमने बांग्लादेश में आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल और काफ़ी ज़्यादा मेडिकल असिस्टेंट प्रोवाइड कराया, क्योंकि हमारा म्यूचुअल ट्रस्ट है, अंडरस्टैंडिंग है। ग्रोथ हम मिलके आगे बढ़ेंगे, सारी कंट्रीज हैं वो साथ में बढ़ना है। हमारा जो विजन होना चाहिए वो पीस एंड स्टेबिलिटी का होना चाहिए। अगर इस रीजन में, ये जो रीजन है, इस रीजन में पीस एंड स्टेबिलिटी रहेगी तो ये पूरा का पूरा रीजन ग्रो करेगा। ठीक है, ये रीजन ग्रो करेगा तो इंडिया भी ग्रो करेगा। ठीक है, और अगर आपका जो नेबर है वो ग्रो करता है तो आपके घर में वैसे ही स्टेबिलिटी और पीस आती है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आप अफगानिस्तान और बांग्लादेश के एग्जाम्पल को देख सकते हैं। अफगानिस्तान में पीस एंड स्टेबिलिटी नहीं है तो इधर से हमें टेररिस्ट एक्टिविटीज और इन सब का डर लगा रहता है। लेकिन आप देखोगे बांग्लादेश ग्रो कर रहा है तो यहाँ से हमें टेररिस्ट और इन सारी चीज़ों की कोई परेशानी नहीं होती। इवन हम इजीली फ्रीली यहाँ पे घूम सकते हैं। इवन बांग्लादेश को कई चीज़ों में हम फॉलो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ब्रीफ इनसाइट ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश में अभी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, क्या चल रही है। तो द 11th जनरल इलेक्शन इन बांग्लादेश सो लैंडस्लाइड विक्ट्री फॉर द ग्रांड अलायंस लेड बाय पीएम शेख हसीना। तो अभी मैंने बताया था कि शेख हसीना तीसरी बार जीती हैं और इनकी पार्टी का नाम है आवामी लीग। ये आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद द इनकमेंट हसीना गवर्नमेंट इज प्रो इंडिया। कहा जाता है कि पिछले 10 साल से लेके अभी तक जो हसीना गवर्नमेंट है वो प्रो इंडिया है। प्रो इंडिया का मतलब भी वही है कि हमारे रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं, इंडिया की तरफ इनका झुकाव हमेशा रहता है। किसी भी बायलिटरल टॉक की बात करें तो हमेशा तैयार रहती हैं उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। इसके बाद हम बात करें द कंट्रीज रिसेंट सेलिब्रेटेड द सेंचुरी ऑफ बांग्लादेश फाउंडिंग फादर शेख मुजीबुर रहमान। ये पिताजी थे इनके, शेख हसीना के, और ये पहले प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश इनको बोला जाता है और इनको फादर ऑफ बांग्लादेश भी बोला जाता है। ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश 1975 में इनकी हत्या कर दी गई थी और इनके हत्या के साथ साथ इनके घर के कई लोगों की भी हत्या कर दी गई थी उस टाइम पे। तो इनकी अभी रिसेंटली हमने सेंचुरी मनाई है। ठीक है, बर्थ सेंचुरी इनकी, और जिसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जिसमें पेड ट्रिब्यूट दिया है बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान जी को, और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू 17 मार्च 2020 को दिया गया। ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन की हम बात करें तो रिसेंटली आपको पता ही है कि बांग्लादेश ने 8.1% की एस्टिमेटेड ग्रोथ के साथ इन्होंने ग्रो किया है 2019 में। लो कॉस्ट लेबर जो इनके यहाँ है, इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर आर द टू मेजर पिलर्स ऑफ बांग्लादेशी नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, लो कॉस्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो बांग्लादेश को आगे बढ़ा रही हैं। ठीक है, बायलेटरल ऑपरेशंस की अगर हम कोऑपरेशंस की बात करें तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारे हैं। हमारी एक पॉलिसी है, हम जैसे ही आज़ाद हुए थे, मैं कई बार बता चुका हूँ कि हमारी जो फर्स्ट नेबरहुड की पॉलिसी है ना, पड़ोसियों की तरफ सबसे पहले देखो, उसमें सबसे पहले आप देखते हैं बांग्लादेश आता है। इसके साथ साथ आप देखोगे जितने भी रीजनल ग्रुप हैं इंडिया के आसपास जो साउथ एशियन कंट्रीज में हैं, चाहे फिर वो मैं सार्क की बात करूं या फिर मैं बिम्स्टेक की बात करूं या फिर मैं BBIN की बात करूं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, इन सब का पार्ट बांग्लादेश भी है और इंडिया है।
तो हम सब सार्क को भी साथ में लेके चलेंगे, बिम्स्टेक को भी लेके साथ में चलेंगे, एज वेल एज हम बायलैटरल जो टॉक है हमारा, द्विपक्षीय जो संवाद है, उसको भी हम बढ़ा के दोनों देशों में पीस और स्टेबिलिटी मेंटेन करेंगे। ठीक है, द टू नेशंस आर आल्सो अ पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन रिजीम एसोसिएशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको लिखना होगा कि हम दोनों ही, बांग्लादेश और इंडिया, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के पार्ट हैं, जो सुरक्षा कवच कहा जाता है हिंद महासागर का। ठीक है, आप सभी को पता है कि ये जो हिंद महासागर है, यहाँ से वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है, ये ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट करता है, ये जो हिंद महासागर है। ओके, और यहीं पे हमने ये इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन खोला है, जो कि यहाँ पे क्या करेगा, नज़र रखेगा कि भाई कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं यहाँ पे। ऐसा तो नहीं कि चाइना कहीं अपने बेसिस बना रहा है या फिर और भी जो चीज़ें हैं उनको लेके सारी चीज़ें। ओके, इसके साथ आप देखोगे कि सागर, जो हमारा सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन की अगर हम बात करें, सागर की प्रोग्राम विच फर्दर एम टू टर्न द रीजन मोर इंक्लूसिव। सागर की अगर हम बात करें तो इंडियन ओशियन के जो कोस्टल एरिया है, और यहाँ पे आप देखोगे ये बांग्लादेश का कोस्ट भी यहीं पे मिलेगा, तो हम इस रीजन में सिक्योरिटी एंड ग्रोथ, एक दूसरे की सिक्योरिटी और ग्रोथ को प्रोवाइड कराएंगे, और यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हैं उनको क्या करेंगे, टैकल करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में बांग्लादेश के साथ अच्छे रिश्ते हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट की हम बात करें तो 4000 से ज़्यादा हमारा बॉर्डर लगता है बांग्लादेश के साथ। द हिस्टोरिक इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2015 में हुआ था। अब हुआ ये था कि आज़ादी के बाद आप देखोगे कि ये जो बांग्लादेश वाला जो लैंड है, जो एरिया है, यहाँ को लेके ये प्रॉब्लम हुआ था कि कुछ एरिया ऐसा था जहाँ पे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है लेकिन वहाँ बांग्लादेश के लोग रह रहे थे, और जहाँ पे बांग्लादेश का एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ इंडिया के लोग रह रहे थे। तो ये हमने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें हमने बांग्लादेश को वो लैंड दे दी जहाँ बांग्लादेश के लोग रह रहे थे, और हमने वो लैंड ले ली जहाँ इंडिया के लोग रह रहे थे। तो ये हम दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है, और हम दोनों देशों के बीच में जो रिलेशन है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करता है। ठीक है, सो दिस वाज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एमिकेबल रिजोल्यूशन। ठीक है, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल कहा जाता है फॉर लॉन्ग स्टैंडिंग बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन टू नेशंस। ओके, सो अब इसके बाद इकोनॉमिक कॉपरेशन की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश इज इंडियाज बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर इन साउथ एशिया। आप देखोगे इंडिया का जो एक्सपोर्ट है बांग्लादेश का, जो फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए, वो 9.21 बिलियन डॉलर रहा है, जबकि हमने इंपोर्ट बांग्लादेश से 1.22 बिलियन डॉलर का किया है। इसके अलावा आप देखोगे कि इंडिया बहुत ज़्यादा कंसर्न, अब बांग्लादेश के बहुत ज़्यादा कंसर्न है। बांग्लादेश कह रहा है कि हमारे यहाँ आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट हमारा कम है, तो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो घाटे में है। ओके, सो इस चीज़ को लेके इंडिया काफ़ी कंसर्न है, इसीलिए इंडिया ने, आप देखो, लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत काफ़ी सारे लोन प्रोवाइड किए हैं बांग्लादेश को कि आप अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव करो। हमारे और आपके जो रिलेशन है उनके बीच में ये जो गैप है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का, वो इससे कम हो सकेगा। ठीक है, टू गैप द ट्रेड इम्बैलेंस इंडिया हैज़ डन वेरियस इन्वेस्टमेंट इन बांग्लादेश। Okay, so India is the source of maximum FDI investment in Bangladesh, which stands more than 300 million, okay, US डॉलर। तो इतना FDI बांग्लादेश को प्राप्त होता है इंडिया से, और किसी भी देश को अगर किसी दूसरी देश से इतना FDI मिल रहा है, इट मीन्स कि FDI मिलने का मतलब ही है कि आप क्या कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, आप डेवलपिंग नेशंस की तरफ बढ़ रहे हो। ठीक है, इंडिया हैज साइन ओवर 24 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद बांग्लादेश एंड ऑलमोस्ट एवरी इंपॉर्टेंट सेक्टर। आप देखोगे कि पिछले 10 सालों में बांग्लादेश से हमने करीब 24 एग्रीमेंट साइन किए हैं जो हर सेक्टर की बात करते हैं, चाहे फिर वो सिक्योरिटी की बात हो, चाहे फिर वो ट्रेड की बात हो, कनेक्टिविटी की बात हो, एनर्जी की बात हो, सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट की बात हो, डिफेंस की बात हो, ट्रांसपोर्टेशन की बात हो। ये सारे जितने भी सेक्टर्स हैं, जितने भी एरिया हैं, इन सब में हमारा बांग्लादेश के साथ कहीं ना कहीं एग्रीमेंट है। ओके, जो हमारे दोनों देशों के रिश्तों को और ज़्यादा मजबूत बनाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप याद रखोगे, अकोरा एंड अगरतला रेल प्रोजेक्ट है ना, ये जो अकोरा और अगरतला रेल प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट से सबसे ज़्यादा फायदा होगा नॉर्थ, जो ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं भारत के, इनको, और इसके साथ साथ ये फायदा होगा जो नॉर्थ ईस्टर्न ये ईस्टर्न जो साइट है बांग्लादेश की, इसको मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ मैप,
और ये रेल प्रोजेक्ट है अगरतला और इंडिया के बीच। यहाँ पे आप देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट से लेके और ये जो ईस्टर्न बांग्लादेश है इसको कनेक्ट किया जा रहा है इस पूरे प्रोजेक्ट के द्वारा। तो जो ईस्टर्न स्टेट है इंडिया के, जो काफ़ी पिछड़ गए हैं, वहाँ की टरेन ऐसी है जिसके कारण पिछड़ गए हैं, वहाँ डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, तो उनका जो मैन्युफैक्चर है या फिर वो जो चीज़ प्रोड्यूस कराते हैं वो मार्केट में नहीं पहुंच पाती है, लोकली उनको बेचना पड़ता है, तो उसके उनके प्राइस नहीं मिलते हैं, कंपटीशन नहीं बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। आप देखोगे कि अकौरा एंड अगरतला रेल प्रोजेक्ट, और ये दो काम करेगा। जो पहले जो ढाका और कलकत्ता के बीच में जो डिस्टेंस था 1650 को, वो डिस्टेंस ये कम कर देगा 550 किलोमीटर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो नॉर्थ ईस्टर्न हमारा जो पार्ट है और ये ईस्टर्न बांग्लादेश का पार्ट है, इन दोनों को ये कनेक्ट करेगा। और अगर ये दोनों पार्ट कनेक्ट होते हैं तो इकोनॉमी क्या करेगी, ग्रो करेगी। किसी भी देश में अगर वहाँ की आपको आर्थिक स्थिति का जायजा लेना है, वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशंस को पता करना है, तो सबसे पहले आप दो चीजें देखो, वहाँ की सड़कें और वहाँ के रेल प्रोजेक्ट्स, वहाँ की कनेक्टिविटी। अगर कनेक्टिविटी होगी तो सारी चीजें ग्रो करेंगी। तो इस चीज में हम लेके काफी आगे जा रहे हैं दोनों ही मुल्क, ठीक है। द टू नेशंस आर वर्किंग जॉइंटली ऑन द रिहेबिलिटेशंस ऑफ कोलाहारा। अच्छा, अब ये देखो, एक रेलवे लिंक हमारा चल रहा था इनसे, कोलोरा और ये शाहबाजारपुर का, ठीक है। सो शाहबाजपुर और कोलाहरा का जो रेल प्रोजेक्ट है वो बीच में रुक गया था, तो उसको दोबारा से हम रिहेबिटेट करेंगे, दोबारा से बनाएंगे, जिससे आसाम और बांग्लादेश को क्या किया जाएगा, दोबारा से कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। बांग्लादेश का और आसाम का, इन दोनों का कनेक्शन हो जाएगा, जिससे अगेन वही हम ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया का पार्ट है और जो ईस्टर्न पार्ट है बांग्लादेश, इन दोनों को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इंडिया हैज लॉन्च ढाका खुलना कोलकाता बसेस एंड द खुलना कोलकाता बंधन एक्सप्रेस सर्विस इन 2017। तो आपने देखा होगा 2017 में हमने रोड ट्रांसपोर्टेशन के जरिए से भी हमने क्या किए हैं, अपनी ये जो ढाका और खुलना और कलकत्ता, इन तीनों को जोड़ने की बात करी गई है। इसके अलावा आप देखोगे खुलना कोलकाता बंधन एक्सप्रेस, जो हमारी ये जो बस है, ये सर्विस, ये भी चालू हो चुकी है 2017 में। तो यहाँ से एक दूसरे के देश के जो लोग हैं वो आसानी से आ सकेंगे इंडिया और बांग्लादेश, और जब ये आसानी से आएंगे तो अपने अपने कल्चर को प्रमोट करेंगे, एक दूसरे के बीच में अच्छे कनेक्शंस होंगे, कल्चर को लेके मित्रता बढ़ेगी, फ्रेंडशिप और ज़्यादा क्लोज होगी, ठीक है भाई। इसके अलावा देखोगे हमारा जो मैत्री एक्सप्रेस बहुत पहले से चल ही रहा था, ढाका कलकत्ता मैत्री एक्सप्रेस, वो भी कंटिन्यू है, प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, ओके। पावर सेक्टर की हम बात करें तो पावर सेक्टर में बहुत ज़्यादा हम काम कर रहे हैं। रिसेंटली हमने देखा था कि एक बांग्लादेश में हम करीब 900 मेगावाट बिजली बनाने जा रहे थे, जिसमें 400 मेगावाट जो बिजली है वो बांग्लादेश को, और 500 मेगावाट जो बिजली है वो किसको मिलने वाली थी, बांग्लादेश को मिलने वाली थी। तो ये देखिए, ये चीज़ें दिखाती हैं कि आप एज अ बिग ब्रदर का रोल प्ले कर रहे हो, आप कनेक्शन बना रहे हो अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ, ठीक है। रिसेंटली आप देखोगे रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो पावना में बना हुआ है, बांग्लादेश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो भारत के असिस्टेंस से क्या किया गया है, कंस्ट्रक्ट किया गया है, जो 2400 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी क्या कराएगा, प्रोवाइड कराएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो 2020 से क्या हो जाएगा, चालू है, कि चालू हो जाएगा दिसंबर तक एक्सपेक्टेड है, ठीक है। फिर उसके बाद मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट भी हमने चला रखा है बांग्लादेश में, 1320 मेगावाट की जो बिजली उत्पादित करेगा। इसमें रामपाल बांग्लादेश ऑलरेडी प्रोग्रेसिव वेल, यहाँ पे हम आप देखोगे कि बांग्लादेश में हम काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव काम भी कर रहे हैं। इसके साथ आप देखोगे द नेशंस आर वर्किंग ऑन कंस्ट्रक्शन 130 किलोमीटर बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप पाइपलाइन बिटवीन सिलीगुड़ी इन वेस्ट बंगाल एंड पार्वतीपुर इन बांग्लादेश, ओके। सो अब देखो, अभी क्या था, अभी तक हमने रेल और रोड ट्रांसपोर्ट कनेक्ट करे, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ अब हम एक और कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, चाहे फिर वो नेपाल की बात हो या बांग्लादेश की। हम जो गैस पाइपलाइन है ये भी अपने नेबरिंग कंट्रीज को प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे वहाँ पे गैस को लेके ये जो जितनी भी चीज़ें होती है, डिले हो जाती है गैस, या फिर आप देखोगे कि आपने यहाँ से गैस पाइपलाइन बीच में, आप यहाँ से भर के ले गए सिलेंडर, बीच में चोरी हो जाते हैं, या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर, कुछ चीज़ें आ गई जिससे रोड खत्म हो गई, तो आपकी फिर कनेक्टिविटी रुक जाती है, रोड्स के ऊपर आप डिपेंडेंसी आपकी बढ़ जाती है। तो पाइपलाइन क्या करेंगी, ये 24/7 आपको सप्लाई प्रोवाइड कराएंगी। तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। द पाइपलाइन विल सप्लाई अराउंड
4 लाख टन डीजल टू बांग्लादेश एनुअली। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, इसके बाद आप देखोगे डिफेंस कॉपरेशन है हमारा बांग्लादेश के पास साथ, क्योंकि 1971 की जो लड़ाई थी उसमें भारत का एक बहुत बड़ा योगदान था बांग्लादेश को आज़ाद कराने को लेके, ठीक है। और उसके साथ साथ आप देखोगे 2 हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। आर्मी की जो एक्सरसाइज होती है ये एक्सरसाइज संप्रीति, नेवी की एक्सरसाइज मिलान, और ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज हैं ये दोनों कॉपरेशंस आप देखोगे कि फ्रेंडशिप को और ज़्यादा बढ़ाती हैं, ठीक है भाई, कि मिलिट्री एक्सचेंज करते हैं, हम उनके वेपन्स देखते हैं, अपने वेपन्स देखते हैं। बांग्लादेश को फिर वेपन्स खरीदने होते हैं तो इंडिया से कुछ वेपन्स खरीद सकता है बांग्लादेश। हालांकि बांग्लादेश अभी पाकिस्तान के बाद चाइना से सबसे ज़्यादा वेपन्स खरीद रहा है, लेकिन फिर भी ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये एक दूसरे देशों के बीच में सहयोग का काम करती है, कॉपरेशन बढ़ाती है, ठीक है। सो इंडिया एक्सटेंडेड एलओसी लाइन ऑफ क्रेडिट 500 मिलियन टू बांग्लादेश फॉर डिफेंस परचेज फ्रॉम इंडिया। अब देखो अभी क्या था कि जो बांग्लादेश है अब ये फायदा उठाती है किसका, अपना स्ट्रेटेजिक लोकेशन का, ठीक है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन का। ये चाइना के करीब भी जाती है और ये इंडिया के करीब भी जाती है, तो अब इनका ये मतलब है इनको जहाँ अच्छी डील मिल जाती है ये उनसे साइन कर लेते हैं। ये ना तो प्रो चाइना है ना प्रो इंडिया है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आप देखोगे कि अब इंडिया क्या कर रही है, इंडिया ने 500 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट इनको दे दिया है कि भाई आप हमसे डिफेंस का सामान खरीद लो, ठीक है, पैसे आप जब बाद में आपको देना हो तब दे लेना, ठीक है। तो ये लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है कि आपको एक क्रेडिट मिल जाता है कि ये जो इतना पैसा है आप सिर्फ डिफेंस में यूज कर सकते हैं, हमसे परचेज कर सकते हैं, पैसे आप बाद में दे सकते हैं। ओके, इसके बाद कल्चरल एक्सचेंज की बात करें तो हमारे हिस्टोरिकल, कल्चरल, एथनिक सारे रिलेशन है बांग्लादेश के साथ, ठीक है। 1905 का चाहे फिर वो बंगाल विभाजन हो, पार्टीशन ऑफ बंगाल हो, उसके बाद जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी वो पूरी साथ में ही लड़ी गई थी, फिर वो मुस्लिम लीग की बात हो या कांग्रेस की बात हो, दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहेलू थे, क्योंकि अल्टीमेटली जो काम था वो ये था कि अंग्रेज़ों को भगाना है। तो 1906 में आप देखोगे मुस्लिम लीग बनती है ढाका में, और उसके बाद दोनों पैरेलली काम करते हैं कि कैसे अंग्रेज़ों को भगाया जाए और एक स्टेबिलिटी लाई जाए, आज़ादी लाई जाए। तो आज़ादी की जो लड़ाई है वो हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट है, कल्चरली भी इम्पॉर्टेंट, और एथनिकली भी हम सारे लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंडिया और बांग्लादेश, ठीक है। इसके बाद देखेंगे द इंडिया बांग्लादेश कल्चर एग्रीमेंट कवर्स द रेंज ऑफ एरियाज ऑफ कॉपरेशन इंक्लूडिंग द कल्चर, मास मीडिया, फिल्म, प्रेस। अब आप देखोगे इंडिया जो है वो इन सेक्टर्स में काफ़ी आगे है, मास मीडिया की बात करें, फिल्म्स की बात करें, प्रेस की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, यूथ एक्टिविटीज़ की बात करें, आर्कियोलॉजी की बात करें, म्यूजियम की, लाइब्रेरीज, एजुकेशन एक्टिविटीज़ की बात करें, तो इंडिया इन सब में प्रमोट कर रहा है बांग्लादेश को, ठीक है। और इनका अगर इंडिया बांग्लादेश का झुकाव इंडिया की तरफ होगा तो कल्चरली इंडिया से हमारे रिलेशन अच्छे होंगे, फिर एजुकेशन बेसिस पे होंगे, यूथ जो है वो इंडिया की तरफ उसका अल्टीमेटली झुकाव होगा, तो इससे हम दोनों के बीच में पीपल टू पीपल जो कनेक्शन है वो और भी ज़्यादा इनहेंस होगा। ओके, इसके बाद चैलेंजेस की बात करें तो बहुत ही मेजर 2-3 चैलेंजेस हैं जिनको लेके हमें काम करना है। सबसे पहले तो रिवर डिस्प्यूट की बात करेंगे, और ये ऑब्वियस सी बात है, रिवर डिस्प्यूट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और मैंने बताया भी था कि ये इंडिया है तो इंडिया में सिक्किम से एक रिवर निकलती है तीस्ता रिवर। सो इस तीस्ता रिवर को लेके बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट रहा है हमारा बांग्लादेश के साथ 1996 से लेके, और अभी तक बना ही हुआ है ये, ठीक है। सो इन 1996 द शेयरिंग ऑफ गंगा वाटर was सक्सेसफुली एग्रीड अपॉन बिटवीन द टू नेशन, बट देयर इज अ लॉन्ग पेंडिंग डिस्प्यूट ओवर इंडियाज constructions and operation of Farakka barrage which was constructed and increase the water supply in river Hooghly, ठीक है। सो फरक्का बैराज आप सभी को पता है, कलकत्ता में मैंने मैप में बताया था, तो उसमें जो वाटर का फ्लो है उसको उसका यूज़ करने को लेकर ये हमारे डिस्प्यूट बने हुए हैं बांग्लादेश से। ये ट्रीटी तो हमने 1996 में साइन कर ली थी, लेकिन उस पर अभी भी इंडिया उसका जो पानी है वो ज़्यादा यूज़ करता है, उसके जो और ऑपरेशन है उसमें इंडिया का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, तो इसको लेके हमारा डिस्प्यूट बना हुआ है। बांग्लादेश कंप्लेन दैट इट डज नॉट गेट अ फेयर शेयर ऑफ वाटर इन द ड्राई सीजन एंड सम ऑफ इट्स एरिया गेट फ्लडेड व्हेन इंडिया रिलीज एक्सेस वाटर ड्यूरिंग द मॉनसून। अब होता यह है कि जैसे ही मानसून आया तो इंडिया ने ये बैराज खोल दिया तो ये फ्लड आ गया, अब ये फ्लड बांग्लादेश में आ गया, ठीक है। लेकिन जब ये ड्राई सीजन है, जब गर्मियों का टाइम है, तो इंडिया इस पानी का यूज़ करता है एग्रीकल्चर के लिए, हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, और ये पानी पहुंच ही नहीं पाता कहाँ, बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश को ये इशू है, और आप देखोगे सिंस वाटर इज अ स्टेट सब्जेक्ट इन इंडिया, सो द
bottleneck lies the non consensus between the state government of Bengal and India to review the dams। अब देखो है क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट, बंगाल की जो पार्टी है, मतलब अगर मैं बंगाल की बात करूं, वेस्ट बंगाल में जो तृणमूल कांग्रेस है, और तृणमूल कांग्रेस की जो सीएम है ममता बनर्जी जी, तो ये इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। बहुत ऑब्वियस सा रीज़न है कि अगर ऐसी चीज़ें हुई आगे, अगर बांग्लादेश को शेयरिंग ज़्यादा मिलेगी, तो जो बंगाल का जो व्यक्ति है, बंगाल का जो आम नागरिक है, उसको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, क्योंकि ये वाटर कम यूज़ करने को मिलेगा बंगाल को, ठीक है, वेस्ट बंगाल को, और वेस्ट बंगाल को वाटर कम मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी कम होगी, तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा ममता बनर्जी के ऊपर, ठीक है, इनकी पार्टी जा सकती है, इनका सीएम की पोस्ट जा सकती है। तो ये इशू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें इंडिया को केंद्र और राज्य का जो सहयोग है, जो फेडरलिज्म है, उसका उपयोग करते हुए इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश हमारा एक बहुत ही अच्छा नेबरिंग कंट्री है, बहुत अच्छा अलाय है। तो ये डिस्प्यूट आगे नहीं जाना चाहिए, इसको सॉल्व कर लेना चाहिए बायलैटरल टॉक के द्वारा। देन दूसरा जो डिस्प्यूट है वो है तीस्ता रिवर इज अ मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन टू द पैडी ग्रोइंग ग्रेटर। अब देखो बांग्लादेश में क्या है, चावल की बहुत ज़्यादा खेती होती है, और चावल को बहुत ज़्यादा क्या चाहिए, पानी चाहिए, और तीस्ता रिवर ये सीधी निकलती है। अब इनको चाहिए पानी, लेकिन तीस्ता रिवर के ऊपर मान लिया आपने एक डैम बना दिया, तो ये डैम बना दिया तो ये पानी पूरा आपने रोक लिया, तो पानी पहुंचा ही नहीं। तो यहाँ के जो राइस की जो खेती करने वाले लोग हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा, यहाँ पे इनकी खेती चौपट हो जाएगी। इसको लेके बांग्लादेश का बहुत ज़्यादा कंसर्न है, और गंगा वाटर टटी को लेके ये उसी टाइम पे समझौता भी हुआ था, और बाद में लेटली आप देखोगे 2001 में फिर से एक अरेंजमेंट सामने आई थी, जिसमें बोला गया था कि इंडिया 42.5% वाटर यूज करेगा और बांग्लादेश 37.5% वाटर यूज करेंगे। लेकिन इसके बाद भी, ये सब होने के बाद भी, ये जो दिस एग्रीमेंट कुड नॉट बी एग्जीक्यूटेड, इसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया। इसको लेकर बांग्लादेश और हमारे जो रिश्ते हैं वो थोड़े से बिगड़े हुए हैं इन दो चीज़ों के। उसके बाद आप देखोगे बॉर्डर मैनेजमेंट एंड इलीगल माइग्रेशन को लेके हमारे जो इंडिया में ऐसा कहा जाता है कि बांग्लादेश के जो बहुत सारे लोग हैं वो इंडिया में घुस आते हैं, इलीगल माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है बांग्लादेश की तरफ से। तो ये इशू हमारा है, हम बांग्लादेश को बोलते रहते हैं कि आप देखोगे बीएसएफ लगी है, पूरी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उसके बावजूद भी ये इलीगल माइग्रेशन बना हुआ है, ठीक है। सो द मास एक्सोडस द मोर 1 मिलियन रोहिंग्या। अब देखो दो इश्यूज हैं, एक तो रोहिंग्या वाला है और इलीगल इश्यूज भी हैं, ठीक है। रोहिंग्या वाला क्या है, ये जो इंडिया है, इंडिया में ये जो आप देखोगे बांग्लादेश के बाद यहाँ पे म्यांमार है, तो म्यांमार के यहाँ पे एक रखाइन स्टेट है, ओके। सो रखाइन स्टेट में ये जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, इन्हीं को बोला जाता है रोहिंग्याज, ठीक है। तो यहाँ पे जो म्यांमार है, यहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हुई, और यहाँ पे आर्मी को ऑर्डर दे दिया गया कि रोहिंग्याज को मार दो, भगा दो। एंड आप देखोगे यहाँ से रोहिंग्याज को मारा गया, उन पे ओपन फायर किया गया, और यहाँ से ये माइग्रेंट्स लोग भागना स्टार्ट किए। अब यहाँ बे ऑफ बंगाल है, यहाँ से ये भागे बांग्लादेश में घुस गए और बहुत सारे इंडिया में चले आए, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में जो रोहिंग्याज हैं वो इवन फर्दर अभी भी इंडिया में क्या कर रहे हैं, इंटरवीन कर रहे हैं, और इंडिया में इलीगल माइग्रेशन कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम बनी हुई है हमारी बांग्लादेश के साथ, कि बांग्लादेश को यहाँ पे कॉपरेट करना चाहिए, और जो भी रोहिंग्याज हैं उनको अपने बांग्लादेश में या फिर जगह दो, आप वहाँ पे कोई आइलैंड खाली करवाओ, उस आइलैंड में इनको बसाओ। इंडिया में ये माइग्रेंट नहीं जाने चाहिए बांग्लादेश की तरफ से, ऐसी बातें हैं, और ये इशू हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। तो यही चीज़ें इसमें लिखी हैं। द मास ऑफ 1 मिलियन रोहिंग्या सिंस 2017, 10 लाख के आसपास जो रोहिंग्याज हैं, दे infiltration to India by Bangladesh. This is the serious to peace security in the region. Currently there are 1.1 million Rohingyas refugee in Bangladesh. करीब 11 लाख रोहिंग्या रिफ्यूजी बांग्लादेश में हैं, और इंडिया है सम 40,000 रोहिंग्या रिफ्यूजी स्कैटर्ड अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। इसके बाद डिस्पाइट रोहिंग्याज द प्रॉब्लम ऑफ इलीगल बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन हैज बीन unresolved since many decades, and
द इन्फ्लुएंस इज कंटिन्यू टिल डेट। अब देखो इस माइग्रेशन से क्या होता है, टेररिज्म बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ड्रग स्मगलिंग, ट्रैफिकिंग, टेररिज्म, ये सारी चीजें बढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं। देयर हैव बीन मैनी इंसिडेंट्स ऑफ क्रॉस बॉर्डर ड्रग स्मगलिंग एंड ट्रैफिकिंग, ठीक है। तो ये क्रॉस बॉर्डर पे यहाँ पे हमें अपनी सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है बांग्लादेश के साथ, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे एक ऑर्गेनाइजेशन है टेररिज्म का, जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेशी, ठीक है। तो इनका इन्वॉल्वमेंट बहुत रहता है, ये बांग्लादेश से इंडिया में आ जाते हैं और यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को अंजाम देते हैं। तो द बॉर्डर आर सस्पिशियस भी है टेररिज्म को लेके, तो हमारे ये कंसर्न है बांग्लादेश के साथ, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे एनआरसी को लेकर हमारा इशू है। ये जो आसाम के लोग हैं ये बोल रहे हैं कि 1971 से पहले के बाद में आप देखोगे कि बहुत सारे बांग्लादेशी आसाम में आ गए, फिर उन्होंने आसाम में जॉब्स छीन ली इन सारे लोगों की, असमियास की। यहाँ रह के इन्होंने जो लैंड है उस लैंड को इन्होंने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और हमारा हिस्सा कम हो गया है। तो जितने बांग्लादेशी हैं 1971 के बाद से इनको भगा दिया जाएगा, बांग्लादेश में वापस पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। सो सिंस 1971 और अर्लियर and is proposed to be extended is a pan India to identify illegal migrants, ठीक है। So this has concerned Bangladesh as it views that the excluded people will be turned back to the Bangladesh, will cause rehabilitation issues there। अगर इनको इस पे काम भी चल रहा है, इनको वापस भेज दिया जाएगा बांग्लादेश, और फिर बांग्लादेश देखते हैं कि इनको कैसे रिहेबिलेट करेगा, तो ये इशू बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ा है। तो इसको लेके इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कंसर्न्स बने रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा चाइना का इन्फ्लुएंस आप देखोगे, ये इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश में आप जिस हिसाब से चाइना ने अपना इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया है, और ये जो पद्मा रिवर मैं बता रहा था, पद्मा रिवर पे हाल ही में चाइना ने एक पैसे देने की बात करी है, फाइनेंस असिस्टेंट की बात करी है, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा पुल बनाने की बात करी है, जिससे बांग्लादेश में प्रॉस्पेरिटी आएगी, इसके साथ कनेक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि जो चिटगांव पोर्ट है ये बांग्लादेश ने लीज पे दे रखा है चाइना को, और जो प्रमोट करता है चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को, जो इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है, बहुत ही कंसर्न वाली बात है। तो बांग्लादेश से हमारे रिश्ते और भी ज़्यादा बिगड़ सकते हैं आगे, और बिगड़ जाएंगे, क्योंकि चिटगांव जो पोर्ट है वो उसका यूज़ चाइना करेगा, तो ठीक है। बांग्लादेश टेक एडवांटेज ऑफ बीइंग स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट टू बोथ इंडिया एंड चाइना, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो बांग्लादेश है ये क्या कर रहा है, दोनों से ही एडवांटेज लेता है, इंडिया से भी लेता है और चाइना से भी लेता है, फ्लिपिंग साइड, ये अपनी साइड बदल लेता है, और बार्गेनिंग पावर इनकी मजबूत हो जाती है उसको लेकर, ठीक है। रिसेंटली कोविड-19 को लेकर भी इश्यूज हैं, और उसमें इंडिया ने काफ़ी अच्छा काम किया है। बांग्लादेश को हमने टेक्निकल के साथ साथ मेडिकल असिस्टेंट प्रोवाइड कराया है। इसके साथ एम्स के जो डॉक्टर हैं वो बांग्लादेश में जो वहाँ के डॉक्टर हैं उनको असिस्ट कर रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि हमें कैसे मिलकर लड़ना है। तो ये इश्यूज़ के साथ साथ इसमें इम्प्रूवमेंट भी है कि आगे हम और दोनों देशों के बीच में कैसे चीज़ें बेहतर कर पाएंगे, ठीक है भाई। कंक्लूजन की बात करें तो इंडियाज परसीव्ड आप देखोगे रिफ्यूजल टू गिव बांग्लादेश इट्स शेयर टू रिवर वाटर एंड इशू ऑफ एनआरसी हैज़, अब देखो जो वाटर इशू है और खासकर जो एनआरसी वाला इशू है, तो इस पे इंडिया को मजबूती से आना चाहिए और दोनों देशों के साथ बैठ के बातें करने चाहिए कि ये इशू हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ इसमें जो सेंटीमेंट्स की बात है वो भी पीपल टू पीपल और कॉन्टेक्ट जो है उनको लेकर भी बातें हमें आगे बढ़ानी चाहिए, बायलेटरल टॉक्स करना चाहिए। वाटर इश्यूज में आप देखो जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है इंडिया में, उसको देखते हुए सेंटर को स्टेट से बात करनी चाहिए, वाटर इश्यूज को रिजॉल्व करना चाहिए। इन सारी चीज़ों पे आगे हमें काम करने चाहिए। इसके साथ साथ बांग्लादेश को भी जो इलीगल माइग्रेंट्स है, चाहे फिर वो रोहिंग्या का इशू हो या फिर इलीगल टेररिज्म का इश्यूज हो, उन पे स्ट्रॉन्ग एक पॉइंट रखना चाहिए, जिससे दोनों देशों के बीच में क्या हो सकेंगे, म्यूचुअल कॉपरेशन बढ़ सकेगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इंडिया एंड बांग्लादेश रिलेशंस। आई होप कि आप सबको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। बाकी आप जुड़े रहिए और भी ऐसे ही बेहतरीन लेक्चर्स के लिए कार्टोग्राफी आईएएस के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।